एवरीवन, मैं अनुजा भारद्वाज आज आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूं और वो है हमारी हाल ही में हुई राफेल डील। ये राफेल जो हुआ है, इसका जो मुद्दा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। इसकी दो तीन दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट रहा है। पहली बात, जब हम बात करते हैं कि आज के समय में जो हमारा विवाद चल रहा है पड़ोसी देशों के साथ, तो जो सीमा विवाद है पाकिस्तान के साथ तो चलता ही आया है और अब ये जो डोकलाम विवाद हुआ चाइना के साथ, उसके साथ भी हमारा राफेल जो डील हुई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि अब हमारे साथ दुश्मन जो है थोड़ा सोच समझ के अपना एक्शन लेगा। दूसरी बात, हम जो देखें ये राफेल एक ऐसा है कि नॉर्मली जब डिफेंस का कोई भी डील होती है उसमें उतनी राजनीति की बातें नहीं होती है, परंतु यहाँ पे राफेल डील में बहुत ज्यादा राजनीति गर्मा गर्मी हो गई थी और यहाँ पे आपको राफेल घोटाला नाम से एक पूरा कांड निकल गया था, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम इसके दोनों विचार डिस्कस करेंगे कि राफेल डील जो है उसका इतिहास क्या रहा है, उसके ऊपर क्या आरोप रहे हैं सरकार के ऊपर, और तीसरी बात करेंगे कि इस राफेल के फीचर्स क्या हैं, यानी क्यों हम इसकी इंपॉर्टेंस मान रहे हैं। इससे पहले हम ये देख लेते हैं भारतीय वायुसेना के पास अब तक रहा क्या क्या है। तो अगर हम बात करें तो 1964 में सबसे पहले रूस में बना था मिग-21, वो भारत का सबसे पहला सुपरसोनिक विमान रहा है। तो मिग-21 जो है वो सुपरसोनिक विमान हमारे पास पहले से था, रशिया से हमने लिया था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ब्रिटेन और फ्रांस में जो बना था विकसित 2 इंजन वाला एक जगुआर रहा है। तो जगुआर जो प्लेन्स है वो हमने 1979 में इंक्लूड करे थे भारतीय वायुसेना में। तो मैंने मिग-21 के बारे में बताया, आपको जगुआर के बारे में बताया। तीसरी बात मैं बात करूंगी कि भारतीय वायुसेना के बेड़े में सबसे पहले आपके एक मिराज 2000 भी है, ये भी आपके एडवांस रहे हैं। मिराज 2000 आपके 1985 में इंक्लूड किए गए थे। ये जो एयरक्राफ्ट है ये भी मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। मल्टी रोल वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम आज के समय में राफेल डील के बारे में पढ़ रहे हैं तो भी हम आपको यही बताएंगे कि ये मल्टी रोल आपके एयरक्राफ्ट है, इनमें बहुत सारे इनके रोल है, बहुत सारे इक्विपमेंट से इन्हें लेस किया जा सकता है। आगे जब हम बात करें तो मैं बात करूंगी मिग-27 की, कि भारतीय वायुसेना में मिग-27 भी रहे। इनका निर्माण भी रूसी डिजाइन के आधार पे HAL द्वारा हुआ था। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके द्वारा किया गया था और 2017 में इनको रिटायर किया जा चुका है। तो ऑब्वियसली आपको यह समझ में आ गया कि हमें अब नए प्लेन्स की जरूरत रही है। भारतीय वायुसेना में मिग-29 भी रहे हैं। 1970 के दशक में जब इनका विकास हुआ था तो मिग-29 के जो सबसे पहले वाले खरीदार थे उनमें से भारत रहा है। अब तक हमारे पास 59 मिग-29 है। ये तो हो गई हमारी पहले की डील। अब आपने ये देखा होगा कि अभी जब हमारे पास 5 राफेल आए हैं उनके पीछे 2 और आपके प्लेन्स थे। वो कौन से थे? तो सबको मालूम है कि वो सुखोई थे। तो सुखोई 30 के बारे में अगर मैं आपसे बताना चाहूं, हमारे पास अच्छी खासी संख्या में सुखोई 30 प्लेन्स है। राफेल से पहले भारतीय वायुसेना का जो आधुनिक एयरक्राफ्ट हम जिसको कहेंगे वो मेरे पास सुखोई 30 MKI है। ये सुखोई 30 की पहली जो यूनिट आई थी वो 2002 में हमारे पास आई थी। तो अंबाला स्टेशन पे ही कुछ सुखोई आपके पहले से तैनात हैं और इस समय कंटिन्यूअसली ऑपरेशन दे रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि बाहर के बने हुए प्लेन्स है, हमारे पास स्वदेशी निर्मित तेजस भी है। ये जो तेजस है इसको 2016 में इंक्लूड किया गया था भारतीय वायुसेना में। जो हम राफेल डील लिए हैं, ये राफेल हमारे पास पूरी तरह से ऑपरेशनल रेडी है। ये जो राफेल है ये आपके आएंगे और आते ही तैनात किए जा रहे हैं। आपको मालूम है अंबाला के स्टेशन पे तैनात किए जा रहे हैं, उसमें भी हम चर्चा करेंगे। अब हम आपको राफेल की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाहेंगे कि क्यों सिर्फ अंबाला ही क्यों चुना। तो अंबाला हमने इसलिए चुना, ये जो राफेल आए हैं ये अभी आ कहां से रहे हैं? बॉर्डो से आ रहे हैं। बॉर्डो आपका फ्रांस का एक सिटी है। बॉर्डो से 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके आ रहे हैं। हालांकि इनकी फ्यूल कैपेसिटी उस हिसाब से उतनी नहीं होती कि एक बार में इतना लंबा डिस्टेंस कवर करें। स्पीड बहुत ज्यादा है, डबल इंजन का है। सब हम इनके फीचर्स डिस्कस करने वाले हैं आज। लेकिन इसीलिए इसका रास्ते में ही एक आपका रिफ्यूलिंग भी की गई थी, तो उसके वीडियोस भी हमारे पास में अवेलेबल है। तो रिफ्यूलिंग वाला इंसिडेंट हमें एक वो प्रैक्टिस भी हो गई आते में। बॉर्डो से ये आए भारत और आपका आने पे अब ये देखा गया कि इनकी दूरी क्या है। तो ये राफेल जो है इनकी स्पीड होती है 2223 किलोमीटर पर आवर।
ये स्पीड बहुत ही तेज है। तो ये अंबाला स्टेशन पे रखने का इसका मुद्दा ये रहा था कि अगर हम देखें तो एक तरफ अंबाला से पाकिस्तान और दूसरी तरफ चाइना है, तो लोकेशन बड़ी अच्छी है, कहीं भी जरूरत पड़ने पे हम इसे भेज सकते हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो 200 किलोमीटर पे आपका पाकिस्तान है और 200 किलोमीटर पे ही चाइना है, यानी अगर पाकिस्तान अंबाला से भेजना हो राफेल तो उसको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, और अगर चाइना भेजना हो तो 5 से 6 मिनट लगेंगे। अगर मैं नॉर्थ की बात करूं, लेह की और आपका श्रीनगर, तो अगर लेह में कोई दिक्कत आती है तो लेह हमारा 427 किलोमीटर दूर है और वहां तक पहुंचने में लगभग 11.5 मिनट का टाइम लेगा ये राफेल। और अगर मैं श्रीनगर की बात करती हूँ तो वो 448 किलोमीटर दूर है, जहां तक राफेल को पहुंचने में लगभग 12 मिनट का समय लग सकता है। तो ये इतने कम समय में इतना लंबा डिस्टेंस कवर कर लेता है, तो यही राफेल का बड़ा फीचर है। अब अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत पूरी दुनिया में चौथा देश है जिसके पास ये राफेल अत्याधुनिक जो विमान है वो है। इससे पहले किसके पास है? तो ऑब्वियसली जिन्होंने बनाया है वो कंट्री तो है ही, यानी कि फ्रांस। इसके अलावा ये इजिप्ट और कतर के पास में भी ये आपके प्लेन्स अवेलेबल हैं। अब 2016 में अगर मैं बात करती हूं तो 36 राफेल की डील हमारी फाइनल हुई थी। अभी भी आपने देखा होगा कि आपके पास 36 में से आपके 5 ही आए हैं। हुआ क्या था, अगर मैं बात करूं, ये डील थी मेरी 59,000 करोड़ की डील थी। और इस डील के बारे में मैं अगर आपको बताऊं, 2019 में हमें भारत को पहला राफेल अपना मिल गया था। दशहरे के दिन आपका 2019 में राजनाथ सिंह गए थे और उन्होंने शस्त्र पूजन किया था वहां पे। उसके बाद जो कि हमारी एक परंपरा रही है कि दशहरे पे शस्त्र पूजन किया जाता है, वहां पे उन्होंने ओम बनाया था और इस तरह से करके नारियल फोड़ के वो राफेल को स्वीकार किया था। लेकिन भारत नहीं आया है, पहले उसकी ट्रेनिंग चल रही है। वहां पे अभी जो है 10 राफेल हमारे लिए रेडी थे वो डिलीवरी देने के लिए, बट हमने 5 ही लिए हैं। बाकी 5 को अभी और ज्यादा उसकी ट्रेनिंग ली जा रही है और मॉडिफिकेशन चल रहा है। ये जो 5 आए हैं ये भी प्रॉपर्ली मॉडिफाई होके आए हैं भारत के क्लाइमेट के अनुसार, वेदर के अकॉर्डिंग, भारत की जो इक्विपमेंट्स है वो उसमें लेस किए जा सके उसके अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई किया गया है। अगर मैं बात करूं थोड़ा इतिहास की, ये जो राफेल हुई है, डील हुई है, इसकी जरूरत कहां से महसूस हुई कि हमें राफेल खरीदना है, तो मैं बात शुरू करूंगी अपनी सन 2000 से। सन 2000 में एयरफोर्स को ये जरूरत महसूस हुई कि अब उनके पास मिराज 2000 प्लेन होने चाहिए। आपका मिग एयरक्राफ्ट की जगह पे, मिग 21 की जगह पे उन्हें मिराज चाहिए थे और कुछ आधुनिक प्लेन्स की उन्हें रिक्वायरमेंट महसूस हुई। उसके बाद 2007 में उन्होंने RFP यानी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल उन्होंने रखा और इस रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में उन्होंने नंबर रखा था 126। ध्यान रखिएगा, 126 आपके प्लेन्स मांगे गए थे एयरफोर्स द्वारा। इस रिक्वेस्ट ऑफ प्रपोजल के अनुसार अब बातचीत की जाने लगी कि भाई किससे लेने हैं हमें प्लेन्स। बहुत सारे विश्व की कंपनियां आई जिन्होंने टेंडर भरे और अपने डील्स हमारे सामने रखे। हमने उसमें से 2 आपकी कंपनी सेलेक्ट करी। एक फ्रांस की है जिससे हमने ये फाइनल डील करी है अभी आपकी राफेल की, दैट इज दसॉल्ट एविएशन, और दूसरी हमारी जर्मनी की थी EADS। तो ये दसॉल्ट एविएशन और EADS से जब बातचीत की गई तब हमें ये पता चला कि जो दसॉल्ट एविएशन है उनके रेट थोड़े कम है। तो फाइनली डील में हम आगे बढ़े और 2011 में दसॉल्ट एविएशन से सीरियसली इसके ऊपर बातचीत शुरू हुई। हाँ जी, ये वही समय है जबकि यूपीए की सरकार चल रही थी। अब यूपीए की गवर्नमेंट ने जो डील करनी थी वो 126 जो आपके प्लेन्स है, जो कि एयरफोर्स द्वारा डिमांड थी, उतने ही प्लेन्स के ऊपर डील हो रही थी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब इस 126 वाली जो प्लेन्स थे इनमें भी आपके 2 तरह की बातें थी। एक था 108 प्लेन इनमें से जो होंगे वो HAL द्वारा निर्मित किए जाने थे और जो 18 प्लेन्स थे वो राफेल सीधे फ्रांस से रेडी आने थे। यानी कि ये डील सिर्फ और सिर्फ प्लेन्स की ना होके टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी डील थी, यानी हम तकनीक भी सीखने वाले थे उनसे। अभी जो आपका विवाद हुआ बाद में सरकार के बीच में, यूपीए सरकार और एनडीए सरकार, उसमें यही गर्मा गर्मी में कहा गया कि जब आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात थी तो आपने टेक्नोलॉजी क्यों नहीं सीखी, HAL को जो कि एक सरकारी आपकी कंपनी है उनको क्यों नहीं सिखवाया कि कैसे राफेल बनाने हैं, निर्माण करवाने हैं, आपने रेडी राफेल लिए हैं। तो इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। अब आगे की बात करते हैं। सन 2014 में मोदी जी की गवर्नमेंट आ गई। जी हाँ, मोदी सरकार यानी कि आपकी एनडीए सरकार। एनडीए गवर्नमेंट के टाइम पे मोदी जी गए आपका फ्रांस में बातचीत करने। अब उन्होंने बातचीत करी लेकिन 2015 में कुछ इसमें अवरोध हुआ। सरकार द्वारा जो दिया गया बयान है उसमें उन्होंने ये कहा कि कुछ अवरोध आने की वजह से जो 126 की डील थी, यानी कि शायद प्राइस का कुछ कंसर्न था, उसकी वजह से 126 की जगह
अब हमारी जो डील फाइनल हुई वो 36 राफेल की हुई है। अब यहाँ पे आपको एक और बात बता दें कि जो पहले डील होनी थी वो आपका लगभग 500 रुपए के आसपास थी, या 500 करोड़ रुपए के आसपास थी, कि 500 करोड़ में आपका क्या आना था, एक राफेल आपका डील होना था, जो कि अब आपका बहुत ज्यादा उसकी कीमत बढ़ गई, तो वो आपका 1670 करोड़ में एक राफेल अभी आपका आया है। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं आगे की बात, तो इसी प्रोसेस में अब यहाँ पे मोदी गवर्नमेंट और आपका यूपीए गवर्नमेंट दोनों में आपके होने लग गई बहस। राहुल गांधी ने भी बहुत सारे कमेंट्स दिए थे। हम यहाँ पे आपको ये नहीं कहेंगे कि राफेल कोई घोटाला था या नहीं, हम आपके सामने पक्ष और विपक्ष दोनों के आर्ग्यूमेंट्स रखेंगे। ये आपके ऊपर है, आप एनालाइज करिए कि क्या संभव है क्या नहीं है संभव, क्योंकि ये एक डिफेंस डील है, इसलिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डिक्लेयर इसके बारे में नहीं करी है। प्राइसेस प्रॉपर्ली डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। कारण ये रहा है कि ये कह दिया कि डिफेंस डील में जो भी बातें होती हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है। अब यहाँ पे आपका एग्रीमेंट साइन हुआ फाइनली 2016 में। 2016 में मनोहर पारिकर, जो कि हमारे उस समय के रक्षा मंत्री थे, जी हाँ, वही मनोहर पारिकर जो आपके गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो मनोहर पारिकर द्वारा आपका आईजीए साइन किया गया। आईजीए होता है आपका इंटरनेशनल गवर्नमेंट एग्रीमेंट। तो ये आईजीए के अंतर्गत 36 राफेल की जो डील थी वो फाइनलाइज हो गई। 2015 में हमने बताया था कि नंबर पहले ही सिमट चुका है और अब आपकी आईजीए साइन हुई है। अब यहाँ पे जो ब्लेम आए, अब हम उनकी बात करेंगे कि ये जो राफेल घोटाला है उसके बिंदु क्या है, यानी कि जो ब्लेम्स थे वो क्या थे। तो मैं पहली बात करूं तो पहली बात ये थी कि ये जो डील होनी थी उस समय में जब ये बातें आपकी गर्मा गर्मी पकड़ी थी, जो फाइनल डील हुई है वो 59,000 करोड़ की हुई है, लेकिन उस समय ये 58,000 करोड़ की बात थी। तो कांग्रेस के अनुसार ये कहा गया कि इस डील में 30,000 करोड़ की आपकी क्या कर दी है, दलाली दी गई है रिलायंस को। तो उन्होंने बोला एचएएल को हटा के आपने रिलायंस को इन्वॉल्व करवाया और 30,000 करोड़ की उसको आपने इसमें शेयरिंग दी है, दलाली करवाई है। तो यहाँ पे सरकार ने ये जवाब दिया कि ये जो आप कह रहे हैं कि रिलायंस डिफेंस करके है, रिलायंस डिफेंस का जो उसका सब्सिडरी है उसको आपने ये दलाली की जो बात कही है कि 30,000 करोड़, ये एक्चुअल में गवर्नमेंट का इसमें कोई पार्टिसिपेशन है ही नहीं। ये जो रिलायंस डिफेंस को डील मिली है ये दसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी ने खुद डिसाइड किया है, इसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात, जो आप 30,000 करोड़ की बात कर रहे हैं वो 30,000 करोड़ भी ना होके वो सिर्फ 800 करोड़ का शेयर मिला है। ऐसी 100 कंपनी है जिन्होंने इसमें पार्टनरशिप ली है या इसमें दलाली का काम किया है, उसमें से एक रिलायंस डिफेंस है। दूसरे ब्लेम की बात करते हैं। दूसरा ब्लेम ये था कि ये जो डील हो रही थी, मैंने आपको पहले ही कहा लगभग 500 करोड़ के आसपास का प्लेन डिसाइड होना था। फाइनल जो रेट आई थी वो थी 526 करोड़। तो उन्होंने ये बोला कि जो 526 करोड़ का एक प्लेन आना था वो आते आते इतना महंगा कैसे हो गया कि 1670 करोड़ का एक प्लेन ले रहे हैं। इस पे सरकार ने ये कहा कि ये जो आपकी आईजीए है, इसके अनुसार आईजीए के आर्टिकल 10 का दावा ये है कि धारा 10 के अनुसार हम डिफेंस से रिलेटेड जो भी डील होती है उनके प्राइस को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो उन्होंने एक लम सम में एक बयान में ये कह दिया कि जो प्लेन आप ले रहे थे 526 करोड़ में वो खाली प्लेन था, बेस बॉडी थी, और अब जो भारत आ रहा है वो फुल्ली इक्विप्ड और ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन है, यानी भारत के क्लाइमेट के अनुसार और भारत के पास पहले से जो भी मिसाइलें हैं वो उसमें लगाई जा सके, फिट की जा सके, उसके अनुसार उसको मॉडिफाई किया गया है। तो एक इक्विप्ड प्लेन और खाली प्लेन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। इसके साथ में सरकार ने यह भी कहा कि जो आपने जो रेट डिसाइड करी थी, यानी यूपीए सरकार द्वारा जो रेट डिसाइड थी उससे 9% कम रेट पे हमने बेस प्लेन लिया है और 20% कम रेट पे हमने उसका इक्विप्ड प्लेन लिया है, यानी कि रेट्स आपकी सरकार से कम ही रहे हैं, ऐसा मोदी गवर्नमेंट का कहना था। एक और इसमें जो पॉइंट है विवाद के संबंध में, बाद में ये केस गया सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्लीन चिट दे दी, यानी उन्होंने कहा इसमें कोई भी संदेहात्मक विवाद हमें सामने ही नहीं आता है, कोई संदेहात्मक गतिविधि नहीं है सरकार की, और इसको क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट के बाद दे दी गई। लेकिन यहाँ पे आपका एक काम हो गया, वो ये हुआ कि सरकार की तरफ से एक और बयान गया, उसके अनुसार उन्होंने ये कहा कि जो भी रेट हैं और जो भी इसकी बातें हैं कि कितने में डील हुई है और क्या खर्चे आए हैं, वो रिपोर्ट कैग को, यानी कि आपका सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो बोले कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग के पास ये रिपोर्ट जा चुकी है और कैग ने ये रिपोर्ट पीएसी में सबमिट की है। ये रिपोर्ट वहां से पीएसी में भेजी गई है। लेकिन यहां पे अब एक और नया विवाद हो गया
कि कांग्रेस के द्वारा ये बताया गया कि जो पीएसी के हेड है मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मेरे पास तो ऐसी कोई रिपोर्ट कभी आई ही नहीं। और उनके हेड के द्वारा मना करने के बाद ये विवाद जो कि बैठ गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, फिर से खड़ा हो गया। अब तब सरकार के द्वारा ये गया बयान कि यहाँ पे ये जो है टाइपिंग मिस्टेक है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जो नोटिफिकेशन आया उसमें लिखा हुआ था कि रिपोर्ट कैग से पीएससी में गई, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसा कुछ हुआ नहीं था, ये गलत बयान था। तो यहाँ पे ये बड़ा ही असमंजस वाली भारतीयों के सामने स्थिति थी कि सुप्रीम कोर्ट जो कि हायर कोर्ट है, उसके हैंड से ऐसी गलती कैसे हो सकती है। खैर, हम उसको नहीं डिसाइड कर सकते सही था या गलत था, आगे की बात बताते हैं। अगली बात करी गई आपकी जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये कहा गया कि आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठा दीजिए और ये फैसला करेंगे उसमें कि ये जो राफेल डील हुई है ये आपकी सही हुई है या गलत हुई है, इसमें कोई घोटाला है भी या नहीं है। लेकिन एनडीए गवर्नमेंट ने साफ मना कर दिया कि जेपीसी की तो बात आती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अब ये निधि के द्वारा या इसमें नहीं अंतर्गत आता ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट के अनुसार इसको क्लीन चिट दे दी गई है। अब अगर जेपीसी की मीटिंग बिठाई गई तो यहाँ पे पक्षपात होगा और जो भी आपकी रिपोर्ट आएगी वो बायस्ड रिपोर्ट होगी, इसलिए उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक बुलाने से मना कर दिया। अब ये तो थी हमारी राफेल के बारे में। अब हम बात करते हैं, इतने सारे परेशानियों के बाद भी फाइनली हमारा राफेल हमारे पास में आ गया। हालांकि संख्या भी कम है। जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका कहना यह है कि जो डिमांड थी 126 की, एक्चुअल में वही आपकी रिक्वायरमेंट है, 36 कम है, लेकिन शुरुआत ही आपका आगे का मार्ग प्रशस्त करती है। यानी पहले अभी 5 प्लेन आए हैं और धीरे धीरे हम इसी तरह से अपने वायुसेना के सशक्तिकरण की तरफ बढ़ेंगे। तो ये हमारे जो प्लेन्स आए हैं वो आपका कल आए थे और आपका 29 जुलाई को आपके प्लेन आए 3:30 बजे के करीब। आपने देखा होगा अंबाला के एयरबेस पे ये आके लगे हैं। अब यहाँ पे अंबाला एयरबेस पे ये बॉर्डो से आए हैं, फ्रांस की सिटी से, और गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो है वो इसको लेके आई है। अब ये गोल्डन एरो स्क्वाड्रन, जी हाँ, ये वही है जिन्होंने कारगिल के समय पे भी युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। हालांकि बीच में इनका रोल नहीं था तो इनको एक तरह से डिसमेंटल कर दिया गया था और अभी राफेल के टाइम पे इनको फिर से आपका बनाया गया है, इस स्क्वाड्रन को तैयार किया गया है। तो ये भी कहा जा रहा है कि गोल्डन स्क्वाड्रन जो है उसका तो एक तरह से पुनर्जन्म हुआ है, गोल्डन एरो स्क्वाड्रन। ये बड़े ही वीर हैं और इन लोगों ने ये आपके लेके आए हैं। आपके 5 राफेल थे, पीछे में 2 सुखोई हैं जो उनको असिस्ट कर रहे थे, साथ में आए हैं हमारे। अब आना तो ये डील आपकी मई में थी, मई 2020 में डील आनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से ये थोड़ा सा देर हो गई है इसमें। अब हमारे पास ये लगभग 5th जनरेशन के जो विमान होते हैं उनकी टेक्निक के बहुत पास हैं, इसलिए हम इनको ये कह देते हैं कि अब हमारे पास 5th जनरेशन के विमान जैसे प्लेन्स हमारे पास हैं, जिनकी की वायुसेना को बहुत ज्यादा जरूरत भी थी। अब हम बात करेंगे इसके फीचर्स कि ये प्लेन जो है ये कैसा आ रहा है और इसमें क्या फीचर्स हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। अगर हम बात करें तो इजराइल का जो हेलमेट माउंट डिस्प्ले था वो भी इसमें है, ये इसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। नंबर 2 हम बात करें तो इसमें एक आपका रडार वार्निंग रिसीवर है जो कि इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट है और बहुत लंबा इसका रडार एरिया है। काफी लंबे एरिया में अगर कोई भी और प्लेन आएगा तो वो इसको अटैक कर सकता है। और जो हम बात करते हैं S-400 जो कि चाइना के पास है और हम भी खरीदने की बात कर रहे हैं, और जो अभी तक की न्यूज है उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्ट पड़ेगी लगभग 30,000 करोड़ के करीब। तो S-400 के भी आपके रडार में ये अक्सर नहीं दिखता है ड्यू टू स्पीड, तो वो S-400 को भी चकमा दे सकता है। S-400 आपका इस तरह के प्लेन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपका सिस्टम है, तो उसको भी ये चकमा दे सकता है। ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है और इसका खुद का रडार क्षेत्र काफी बड़ा है। लो बैंड जैमर इसमें लगे हुए हैं, 10 घंटे का फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग ये रख सकता है। इसमें बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ट्रैकिंग सिस्टम भी है। घातक मिसाइलों को ये साथ लेके चलता है, सेमी स्टील्थ टेक्नोलॉजी पे ये बना हुआ है। और अगर मैं इसके फ्यूल की क्षमता की बात करूं तो 17,000 किलोग्राम का फ्यूल ये कैरी कर सकता है और 1 मिनट में ये आपका 60,000 फुट की ऊंचाई को भी कवर कर सकता है। इसके बाद ये आप देख सकते हैं कि पलक झपकते ये कितना लंबा डिस्टेंस कवर कर सकता है। इसकी जो स्पीड है वो हम पहले भी बता चुके, फिर से रिपीट कर रहे हैं, 2223 किलोमीटर प्रति आवर इसकी स्पीड है। पोटेंट मीटियोर मिसाइल से लैस है। ये जो मीटियोर मिसाइल है और एक हैमर मिसाइल, दोनों का एक ही काम है। पोटेंट मीटियोर मिसाइल से ये लैस है और पोटेंट मीटियोर मिसाइल का काम होता है हवा से हवा में मारक क्षमता।
150 आपका किलोमीटर की रेंज में इसकी मारक क्षमता रहती है। हवा से हवा में दुश्मन के कोई भी मिसाइल को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं स्कैल्प मिसाइल। जी हाँ, आप इसमें राफेल में स्कैल्प मिसाइल भी हम लगवा के ला रहे हैं। पोटेंट, मीटियोर और स्कैल्प से लेस होके ये हमारा आ रहा है, और एक हमने हैमर मिसाइल भी इसमें रखी है। स्कैल्प मिसाइल की आपकी जो फीचर है वो है हवा से जमीन पर वार करना। हवा से जमीन में वार में ऐसा है कि अगर दुश्मन की कोई स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग अगर बैरक बनी हुई है, उसको भी ये आपका स्कैल्प मिसाइल डिस्ट्रॉय कर सकती है। जो इसकी आपकी वजन है, वजन की अगर मैं बात करूं तो राफेल में एम्प्टी प्लेन का वजन लगभग 10 टन का है, और यदि आप इसको फुल्ली इक्विप्ड कर देते हैं तो लगभग 25 टन, जो कि आपका एग्जैक्ट फिगर में जाएंगे तो 2450 किलोग्राम आपको लिखा मिलेगा। उसको लगभग 25 टन की इसकी कैपेसिटी है, यानी कि मल्टी रोल हो गया। बहुत ज्यादा इक्विपमेंट्स आप इसमें लेस कर सकते हैं। माइका इसके साथ में टेक्निक को आप अटैच कर सकते हैं। परमाणु हथियार ले जाने में यह सक्षम है, जो हमारा इस समय डोकलाम विवाद चल रहा है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि बहुत सारे हथियारों को एक साथ कैरी करके कोई प्लेन चल सके। ऐसे प्लेन की हमको आवश्यकता थी, और उसमें हमको मालूम है कि हमारे पास जो पहले से है ब्रह्मोस मिसाइल, उसको भी ये कैरी करके चल सकता है। अब हमारा ये है कहना कि 2021 के अंत तक, यानी भारत की सरकार का कहना है कि 2021 के अंत तक, पहले 2022 बोल देते थे, लेकिन अभी ज्यादातर न्यूज में यही आ रहा है कि 2021 के अंत तक हमारे जो टोटल 36 राफेल है वो भारत के पास आ जाएंगे। पूर्वी लद्दाख में चाइना से लगी हुई जो सीमा है उस पे ऑलरेडी अपाचे हेलीकॉप्टर, जो कि हमने कहां से लिए, यूएसए से, वो तैनात है, कंटिन्यूसली ऑपरेशन कर रहे हैं दिन और रात। और इस उत्तरी बॉर्डर पर सुखोई 30 जो है वो भी तैनात है, और हमारे जो मिराज 2000 है वो भी तैनात है। तो यानी कि ये जो अंबाला स्टेशन है जहां पे आपका सुखोई 30 और मिराज 2000 है, उन्हीं के साथ ये आपके राफेल जो हैं इनकी भी तैनाती होगी। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हम वहां पे एक अपना बेस बना रहे हैं। राफेल जो है वो माइका टेक्निक पर चलता है। मल्टी मिशन एयर टू एयर ऑल वेदर और फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी है। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है, फायर एंड फॉरगेट, यानी कि स्पीड में एकदम से ये वार कर देगा और आपका कब चला जाएगा आपके रडार से आपको पता भी नहीं चलेगा। गोल्डन एरो स्क्वाड्रन जो है वो इसे फ्रांस से जब लेके आए हैं तो उन्होंने न सिर्फ इसको चलाना सीखा है, यानी कि सिर्फ पायलट ट्रेनिंग नहीं हुई है, आपको पता होना चाहिए कि इन जांबाजों ने पूरी डिटेल ट्रेनिंग ली है, जिसमें कि ऑपरेशनल ट्रेनिंग के साथ साथ आपकी मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी है। दोनों उन्होंने मेंटेनेंस ट्रेनिंग भी ली है और ऑपरेशनल ट्रेनिंग भी ली है। इस राफेल में हमने एंड टाइम पे फैसला लेके एक और मिसाइल लगवाई है, और वो है हमारी हैमर मिसाइल। ये हैमर मिसाइल जो है ये भी हमने फ्रांस से ली है, और इसका जो फुल फॉर्म है वो है हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये हैमर मिसाइल की भी क्षमता वही है, हवा से धरती पर ये आपका वार कर सकती है। 60 से 70 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है जहां पे ये अटैक कर सकती है। इस प्रकार हम हैमर मिसाइल के साथ लैस करके और इतने सारे परमाणु हथियारों के साथ भी इसे लैस करके किसी भी दुश्मन से टक्कर ले सकते हैं। अब इतना सब हमने डिस्कस किया, लास्ट में हम आपको यह बताना चाहेंगे कि इतनी चीजों के साथ में अब जो भारत है वो एक न्यूक्लियर ट्रायोड कंट्री बन गया है। न्यूक्लियर ट्रायोड का मतलब होता है ऐसा देश जो कि जल, थल और वायु तीनों में अपना अटैक कर सकता है, उनको न्यूक्लियर ट्रायोड कंट्री बोला जाता है। तो हम उसमें शामिल हो गए हैं, और आने वाले समय में आई होप कि भारत और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा अपनी मिलिट्री में, नेवी में, डिफेंस में, आपके एयरफोर्स में, और हम किसी भी दुश्मन से टक्कर लेने के लिए हर समय तैयार रहेंगे। थैंक यू।